हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। जो मॉनेटरी पॉलिसी का आज स्टेटमेंट आया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी के डिस्कशन आया है कि वो इंक्रीज करने वाले हैं पॉलिसी रेट को, ठीक है, अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। ऐसा वो क्यों करने वाले हैं, उनका क्या आउटलुक है फॉर द इन्फ्लेशन और फॉर द ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। एक्चुअली उनका क्या असेसमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उसको हम लोग समझेंगे और फिर उसका क्या इम्पेक्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा ना डिस्कस करके। तो एक्चुअली अब आज का उनका स्टेटमेंट क्या है। उनका स्टेटमेंट है कि पहले तो वो इंक्रीज करेंगे पॉलिसी रेपो रेट को अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय 25 पॉइंट बेसिस। तो एक्चुअली पहले, इसके पहले कितना था, 6.25 था, है ना, रेपो रेट। वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 6.5%। ठीक है। सो एंड इफ यू डोंट नो अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक्चुअली इसके अंदर लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रेपो रेट। ओके। सेकेंड पॉइंट है, MPC also decided to remain focused on the withdrawal of accommodation and also ensure the inflation remain within the target while supporting the growth. Okay, so this is the two statement by the MPC committee. Now एक बात बता दो, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीविंग द मीडियम टर्म टारगेट ऑफ CPI इन्फ्लेशन ऑफ द 4%। सो RBI का टारगेट ऑलवेज अराउंड 4% ही होता है, और प्लस द बैंड ऑफ +-2। सो क्या, कहाँ से कहाँ, +2% टू 6% के बीच में RBI चाहती है कि उसका CPI इंडेक्स हो। बट यू नो दैट कि प्रीवियस 10 मंथ के अराउंड जो ये हमारा CPI इन्फ्लेशन वो हाई हो गया था, 6 के अबव चला गया था, बट रिसेंटली वो अभी नीचे आया है। बट फिर भी जो मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने डिसाइड किया है कि वी विल स्टिल try to increase the they have decided to increase repo rate. So let's see what is the global economy outlook they have presented here. So outlook for the global growth has improved in the recent month, है ना, उनका ये assessment है। Now but still the what is the issue, अभी अगर बात करें तो ग्लोबल ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डी एक्सेलरेट ड्यूरिंग 2023। इन्फ्लेशन अभी सॉफ्ट हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है, बट स्टिल इट इज हाई है ना। उसका रीजन है अभी सॉफ्ट होने का कि अक्रॉस द ग्लोब मोस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ पे, जैसे हमारा पॉलिसी रेट है उन्होंने भी इंक्रीज किया है। बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा जो है इन्फ्लेशन कम हुआ है। बट अभी देखा जाए तो वीक एक्सटर्नल डिमांड इन द मेजर एडवांस इकोनॉमी, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म, द डीग्लोबलाइजेशन राइट नाउ आफ्टर द पेंडेमिक, है ना। मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमी है वो दे ट्राई टू इम्पोर्ट लेस एंड एक्सपोर्ट मोर, और यू कैन से जो भी वो अलग कंट्री से या दूसरे कंट्री से जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रही हैं उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। ऐसे सब अभी इशू चल रहे हैं। एंड देन डेट डिस्ट्रेस, दैट अभी मोस्ट ऑफ इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बिकॉज ऑफ दिस डेट। सो दिस अफेक्ट द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी उनके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये है ग्लोबल असेसमेंट। लेट्स सी व्हाट इज द असेसमेंट फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी एट द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो अभी अभी NSO का 6 जनवरी 2023 में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज हुआ, उसमें जो है इंडियन रियल GDP ग्रोथ जो है 7% फॉर 2022 और 23 के लिए है। उसके पीछे उन्होंने रीजन दिया है प्राइवेट कंजम्पशन और हाई इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एंड सप्लाई साइड की बात करें, वो तो डिमांड साइड की पॉइंट हो गया और एक्चुअली ग्रोथ फॉर GDP, बट ऑन द सप्लाई साइड ग्रोथ वैल्यू एडेड GVA वाज एस्टिमेटेड एट द 6.7%। और अगर हम लोग बात करें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं अभी इकोनॉमी के लिए, तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी एक्टिविटी हैज रिमेन स्ट्रॉन्ग, है ना। और बट और देखा जाए उसमें इंडिकेटर्स में जो टोल कलेक्शन है, ई बे बिल्स हैं, टोल कलेक्शन है, ठीक है, परचेसिंग, और यू कैन से PMIs फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द सर्विस सेक्टर रिमेन इन एक्सपेंशन इन द जनवरी, ठीक है। नाउ द डोमेस्टिक अगर डिमांड देखा जाए वो भी फॉर डोमेस्टिक डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है, और रूरल डिमांड भी ऑल्सो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस दे से दैट डोमेस्टिक डिमांड इज
strong based on the healthy passenger vehicle sale and the domestic air passenger traffic. Okay, and इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटी है वो भी ग्रेजुअली गेनिंग ग्राउंड्स. ओके, इफ यू सी द नॉन ऑयल एंड नॉन gold import expanded in December. These are the showing the strong economy, but the issue with the mercantile export because of big global demand, जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है. ठीक है, और वो कम हुआ है एक्चुअली, है ना, इन द दिसंबर. अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की. ठीक है, तो इन्फ्लेशन पे क्या इनका अभी तक का असेसमेंट है कि इन्फ्लेशन जो है मॉडरेटेड है 5.7% पे, है ना, जो कि इफ यू सी द नियर टू 6 ही है, 6 से कम हुआ है. ठीक है, नवंबर में 5.9% था. उसके पीछे रीजन है डबल डिजिट डिफ्लेशन इन द वेजिटेबल्स प्राइजेस. डिफ्लेशन दैट मीन्स फॉल इन द प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स. ठीक है, अच्छा, इसमें दूसरा क्या है, बट इशू क्या है कोर इन्फ्लेशन का, जो कि एक्सक्लूड करता है फूड एंड फ्यूल्स, है ना. जो कोर इन्फ्लेशन है वो अभी भी 6.1% है दिसंबर. उसमें क्या रीजन्स हैं, तो सस्टेन प्राइस इन द हेल्थ, है ना, हेल्थ की हाई प्राइजेस, एजुकेशन एंड पर्सनल केयर. सो इसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन अभी भी हाई है और वो अबाउट 6%, 6.1% भी है. ठीक है, अच्छा, ओवरऑल अगर मार्केट में लिक्विडिटी देखा जाए तो एक्चुअली इफ यू नो दैट जो अभी इंटरेस्ट जो पॉलिसी रेट इंक्रीज किया गया है वही क्या करता है, उसी वो इंक्रीज होता है तभी लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर है वो वापस आरबीआई के पास आती है. तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर वो सरप्लस सिचुएशन में है. एवरेज डेली एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है अंडर द LFA लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंक्रीजेस टू 1.6 लाख करोड़. ठीक है, अगर दिसंबर जनवरी में देखा जाए तो, और उसके पहले अक्टूबर और नवंबर में वो कितना था, 1.4 लाख करोड़. ठीक है, और इंडिया में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखा जाए वो अभी कितना है, ऑन एक्चुअली 27 जनवरी का उन्होंने डेटा दिया है, $576 बिलियन, है ना. ठीक है, इतना डॉलर है बिलियन में, है ना. सो दिस इज ओवरऑल सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी राइट नाउ, जिसमें से आप लोग को पता चला होगा कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो नियर टू 6% है, 5.7%, बट हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो 6.1% है. और हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है फ्रॉम द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, बट रीजन उसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल डिमांड है वो वीक है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट वीक है. और एक्सटर्नल इकोनॉमी से जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है. और वाई वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो लेट्स सी रीजन्स इन्होंने और भी अभी आउटलुक में एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है, तो जो आउटलुक है वो मिक्स है फॉर द इन्फ्लेशन, है ना. कैसे, तो हमारी भी देखा जाए तो रबी क्रॉप इम्प्रूव हुई है, बट स्टिल वी हैव द इशू ऑफ द एडवर्स वेदर इवेंट्स. ओके, और ग्लोबल जो कमोडिटी प्राइजेस हैं वो अभी भी एक्सपेक्टेड टू फेस द अपवर्ड प्रेशर. हाउ, सो उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, है ना, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकते हैं, और अनसर्टेनिटी ऑन द डिमांड साइड ऑल्सो. और दूसरा इन्होंने रीजन ये दिया है कि कोविड रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे इन द सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे ऑल्सो है ना इजी, और वो इजी हुए हैं तो दे विल डिमांड फॉर द कमोडिटी. जस्ट लाइक रिसेंटली चाइना जो है, चाइना ने जो रेस्ट्रिक्शंस हटाए हैं उसकी वजह से एक्चुअली हुआ क्या है कि द मोस्ट ऑफ चाइना में बहुत ज़्यादा लोग बाहर अभी निकल रहे हैं, है ना, फॉर द आउटिंग के लिए. सो ऐसे ही अलग कंट्रियों में भी सेम सिचुएशन है, इसलिए दे एक्सपेक्टिंग दैट द ग्लोबल कमोडिटी प्राइस वुड इंक्रीज. सो टेकिंग इनटू अकाउंट दिस फैक्टर एंड ऑल्सो द assuming that the जो क्रूड ऑयल प्राइजेस है फॉर द इंडियन बास्केट इज अराउंड $95 पर बैरल, इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है, 6.5% फॉर 2020 एंड 23. सिमिलरली देखते हैं जो जीडीपी का प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन इन्होंने बताया. जीडीपी के लिए व्हाट वी विल सी द डिमांड साइड ऑफ सिचुएशन. व्हाट इज डिमांड साइड सिचुएशन, सो यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर और अलाइंड एक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से रूरल डिमांड में बूस्ट देखने को मिल सकता है. और कॉन्टेक्स्ट इंटेंसिव सेक्टर ऑल्सो, और जो स्पेंडिंग है वो भी एज पर द प्रीवियस डिस्कशन स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना. स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ है, ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो शोइंग द स्ट्रॉन्ग डेटा, है ना. गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है. सो दिस आर द गुड साइंस है. बट इफ वी सी द एक्सटर्नल डिमांड वो थोड़ा वीक है ऑन द बेसिस ऑफ द स्लो डाउन इन द ग्लोबल एक्टिविटी. सो taking all these factors,
रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2023 to 24 is projected to 6.4%. ठीक है, so this is the projection for the GDP. Now अगर बात करें so on all this discussion, so मेजर जो इशू है इंडियन इकोनॉमी के लिए वो क्या है, इन्फ्लेशन है. ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन मेजर रिस्क देखने को मिल रहा है, बट यस एज आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रेजिलियंट. ठीक है, उसके पीछे जो रीजन्स है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं, सो आई विल नॉट रिपीट इट. और ऑन दिस बेसिस है ना एमपीसी ने डिसाइड किया है टू इंक्रीज द रेपो रेट. ठीक है, तो इसके वजह से हमें ये समझ में आ गया क्यों उन्होंने डिसाइड किया है रेपो रेट में. अच्छा, एक्चुअली इफ़ यू नो दैट अबाउट एमपीसी कमेटी, तो एमपीसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं. उनमें से 4 मेंबर ने एक्चुअली वोट किया था फॉर इंक्रीजिंग द रेपो रेट, और 2 मेंबर ने अगेंस्ट, वो चाहते थे रेपो रेट 90 हो. सिंपल. ठीक है, बट व्हाट कुड बी द, मतलब इससे इफेक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी पे. तो एक्चुअली एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं दूं, जो कि बात यू कैन से द थियोरिकल, तो वो ये होती है कि जब भी जो आरबीआई है ना, जब भी वो रेपो रेट इंक्रीज करती है, रेपो रेट एक्चुअली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी आप समझ सकते हो, जब भी वो रेपो रेट इंक्रीज करती है ना, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाएगी. ठीक है, लोन्स में जो है ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना. स्पेंडिंग लोगों की कम हो जाएगी, है ना, इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम हो जाएगी. सो दिस ऑल लीड्स टू ये सारी सिचुएशन. एक और तो ये स्पेंडिंग कम करता है, फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होती है. ठीक है, दूसरी ओर इसका क्या इम्पैक्ट आता है, दूसरी ओर क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स होती हैं, सेविंग पे इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है. ठीक है, डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट से यू नो दैट कि इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, सो एक्चुअली इसका कुछ इम्पैक्ट ना ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स फैक्टर भी होता है ना. सो लेट्स सी हम लोग को आगे अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी एमपीसी का, उसमें क्या देखने को मिलता है. नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो अप्रैल में होगी, है ना, 3-5-6 को 2023 को. तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ऑफ कोर्स आई विल आल्सो कम अप विद दैट रिजल्ट, एंड तब तक तो बहुत कुछ होता रहेगा. बीच बीच में हम लोग इकोनॉमी की सारे डिस्कशन करते रहेंगे. ठीक है.